गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का टारगेट विथ आलोक के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कल तक हम लोग अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन कर लिए थे। आज से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब तक जो सिद्धांतों पर चर्चा हुई थी, हम लोग उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ परीक्षा के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए सवाल हैं। उन्हीं सवालों से हम लोग रूबरू होंगे। इसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आपने लेक्चर के दौरान पढ़ा ना हो। 30 सवाल आज के दिन के रहेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत भी हमारी सही नहीं है, फीवर है हमको, तो थोड़ा सा आराम आराम से बोलेंगे। आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, विकल्प को सही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत लंबा सेशन नहीं चलाएंगे। प्रैक्टिस का सेशन हम लेकर के चलेंगे। जब तक हमारा ये 30 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है उतने देर तक हमारा प्रैक्टिस होगा। व्याख्या करते हुए, इसको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलें, पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उस प्रक्रिया को कहते क्या है? उत्तर आप लोग दीजिए। और लगभग सभी लोगों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं। सबने ए विकल्प को चूज किया है और सभी का ए विकल्प बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया के अंतर्गत प्राणी दूसरे के व्यवहार को देख करके व्यवहार को करना सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव पर। उस प्रक्रिया को सामाजिक अधिगम कहते हैं। कौन सा अधिगम कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। ये विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तत्परता का नियम किसने दिया? तो ये एकदम से क्लियर आपका जवाब होना चाहिए कि तत्परता का नियम किसने दिया है? थांडाइक ने तत्परता का नियम दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये 3 नियम थांडाइक ने दिया है मुख्य, और 5 गौड़ नियम थांडाइक ने दिया है। तो तत्परता के नियम का संबंध किससे है? थांडाइक से है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर चलेंगे। तीसरे नंबर का सवाल है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बाबू ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मेरे जुगनुओं ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर बहुत सटीक और बहुत सही उत्तर आप लोग दें, यही उम्मीद करता हूं कि प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वाद विवाद, प्रेरणा, लक्ष्य, अभ्यास। आप किसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं प्रयास व त्रुटि में? आंसर करिए जल्दी से तीसरे क्वेश्चन में। बहुत से लोगों का सी विकल्प आ रहा है, तो बहुत से लोगों का डी विकल्प आ रहा है। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य है। अरे भाई, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उद्दीपक होता है। और थांडाइक के बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या था? थांडाइक के बिल्ली के लिए उद्दीपक भोजन था। उसी भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया कर रही है और उसी अनुक्रिया को सीखने में बहुत से प्रयास व बहुत से त्रुटि वह कर रही है। तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य है। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि प्रयास व त्रुटि में महत्वपूर्ण वो अभिप्रेरणा को कहेंगे। तो बाबू, अभिप्रेरणा क्रिया के शुरू में होने की जरूरत है। यहाँ प्रयास व त्रुटि की बात कर रहा है, इसका मतलब प्राणी द्वारा क्रिया की जा रही है तब प्रयास व त्रुटि हो रही है। प्राणी द्वारा प्रयास व त्रुटि हो रही है, इसका मतलब क्रिया शुरू है। तो क्रिया के शुरू होने में उद्दीपक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए लक्ष्य यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी कि प्रयास व त्रुटि में लक्ष्य महत्वपूर्ण है और कोई विकल्प इसमें से आप मत सोचिए। चौथे पर चलें। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं के अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हल का है, वुडवर्थ का है, थांडाइक का है कि गैने का है? तो याद होगा जब अधिगम की परिभाषा हम आपको बता रहे थे तो वहां लिखवाए हैं
कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। चले आगे बढ़ें। सीखने की प्रक्रिया का पहला सोपान कौन सा है? बताइए, आप लोग इसका उत्तर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीखने की प्रक्रिया का पहला सोपान कौन है? अनुभव है, रुचि है, पाठ्यपुस्तक है, जिज्ञासा है? किसको सीखने की प्रक्रिया का पहला सोपान आप मानेंगे? जल्दी से आप लोग विकल्प को बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान आप किसे मानते हैं? सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान आप किसे मानते हैं? भांति भांति के आंसर मत दीजिए। डी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही है। सीखने की प्रक्रिया का पहला सोपान कौन है? जिज्ञासा है, क्योंकि जिज्ञासा होगी तभी तत्परता पैदा होगी। जिज्ञासा होगी तभी तत्परता पैदा होगी और तभी इंटरेस्ट बनेगा, तभी रुचि बनेगी। अगर जिज्ञासा नहीं है, अंदर से जानने की इच्छा नहीं है, तो ना तो इंटरेस्ट रहेगी ना तो तत्परता रहेगी। तो यहाँ पर सीखने का पहला सोपान कौन सा होगा? सीखने की प्रक्रिया का पहला सोपान दिए गए विकल्पों में जिज्ञासा हो जाएगी। और अगर दिया गया विकल्प में जिज्ञासा ना होता, मोटिवेशन होता, तो वो सही हो जाता। जिज्ञासा के जगह पर अगर मोटिवेशन होता तो वह मोटिवेशन विकल्प सही हो जाता। यहाँ पर जिज्ञासा विकल्प आपका सही होगा, डी विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, छठे क्वेश्चन पर चलेंगे। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराने का उपयोग करता है या एहसास कराता है, तो वह उपयोग कर रहा होता है किस नियम का? इसका उम्मीद है कि आप आंसर करेंगे कि जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है, हमने नियम के कक्षा शिक्षण उपयोग में इस बात को लिखवाया था, वहीं से इस क्वेश्चन को बनाए हैं कि जब अध्यापक बच्चे को सफलता का एहसास कराता है तो वह किस नियम का उपयोग कर रहा होता है? अभ्यास के नियम का, तत्परता के नियम का, प्रभाव के नियम का, कि मानसिक तत्परता के नियम का? सी विकल्प इसमें मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल बात सही है कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को सफलता का एहसास कराएंगे आप, तो सफलता का एहसास कराएंगे तो संतोष की प्राप्ति होगी बच्चे को। और यहीं से इस बात को निकाल लीजिए कि संतोष का नियम किससे जुड़ा हुआ है? संतोष का नियम प्रभाव के नियम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रभाव के नियम का उपयोग करेगा। अगर सफलता का एहसास बच्चे को कराएगा तो संतोष का अनुभव होगा, और संतोष और असंतोष का नियम किससे जुड़ा हुआ होता है? प्रभाव के नियम से। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। चलिएगा सातवें क्वेश्चन पर चलिएगा कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, आप लोग आंसर करिए। सीखने के लिए क्या आवश्यक है? स्वचिंतन, स्वक्रिया, स्वानुभव या ये सभी? सीखने के लिए क्या आवश्यक है? हाँ, जिनके भी डी विकल्प आ रहे हैं वो सही आंसर कर रहे हैं कि सीखने के लिए स्वचिंतन भी आवश्यक होता है, सीखने के लिए स्वक्रिया भी आवश्यक होती है, सीखने के लिए स्व अनुभव भी आवश्यक होता है। यानी कि यहाँ पर सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। सीखने के लिए सभी की आवश्यकता होती है। चलिए आठवें नंबर के सवाल पर हम लोग चलते हैं। आठवें नंबर का सवाल आपके सामने है। सवाल है कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। बता रहा है प्रश्न में, वो बता रहा ऑलरेडी कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। कौन सा विकल्प ऐसा है जो उस बात को सही बताएगा? यह सवाल है कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, और दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा होगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं? तो जाहिर सी बात है कि देखने में भी विकल्प तुरंत आपको सही नजर आ जाएगा कि बालक प्रयोग द्वारा सीखता है, विवेचन द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछकर सीखता है, क्रिया करके सीखता है, चिंतन करके सीखता है। तो नो डाउट आपका विकल्प बी सही हो जाएगा कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। इसका मतलब है प्रयोग, विवेचन, प्रश्न सभी के जरिए सीखते हैं। यही विविधता को समझाएगा सीखने की। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे कैसे सिखाया जाए तो एक बालक अधिक सीखेगा। प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद विकल्प आप दीजिए।
एक बालक अधिक सीखता है, कैसे अधिक सीखता है? जब बालक क्रिया विधि के द्वारा सीखेगा तो बालक अधिक सीखेगा। और डी विकल्प जिनके भी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि जिस विधि क्रिया करके अगर बालक सीखेगा तो बालक अधिक सीख लेगा। हाँ, डी विकल्प आपके सही हैं, बिल्कुल सही। डी विकल्प आप लोग जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। डी विकल्प आपका सही होगा। क्रिया विधि से जब पढ़ाया जाएगा, हाँ, क्रिया विधि से पढ़ाए जाने का मतलब है कि किसी न किसी एक्टिविटी में बच्चे को शामिल करके उसको अनुभव कराएंगे विषय का, क्रिया का। तो क्रिया विधि से सीखना वही कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, 10वें क्वेश्चन पर चलेंगे कि अधिगम एक प्रविधि है। प्रविधि का मतलब होता है तकनीकी। प्रविधि का मतलब होता है तकनीकी। अधिगम एक तकनीकी है। तो इस तकनीकी को कैसे सिद्ध करेंगे कि अधिगम एक तकनीकी होता है? कमेंट में देख नहीं पा रहा हूं, तबीयत अस्वस्थ हूं, थोड़ा सा दौड़ धूप नहीं कर पा रहा हूं। चलिए प्रैक्टिस करें हम लोग। प्रैक्टिस करिए, कोई बात नहीं है, पढ़ाना पड़ रहा है। कुछ नया बैच है, नए बैच में इतने जल्दी लड़के नहीं मानते हैं ना, तो इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब नए बैच में पढ़ाना पड़ेगा, तो आपके लिए प्रैक्टिस ही तो लेकर के आना था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करें हम लोग। अधिगम एक प्रविधि है, कैसे? जब पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद कराएंगे तो प्रविधि होगी? नहीं। जब पाठ्य विषय वस्तु में दिए गए विषय को याद कराएंगे तो यह प्रविधि नहीं है। तथ्यों को याद करना यह भी प्रविधि नहीं है। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करना यही अधिगम की प्रक्रिया को समझाएगा। अधिगम की प्रक्रिया को कौन सा विकल्प समझाएगा? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रक्रिया ही अधिगम को सही तरीके से व्यक्त करेगा, सही तरीके से समझाएगा, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। 11 नंबर के सवाल में चलते हैं कि अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि, अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, या बच्चा उपर्युक्त सभी करे। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा केवल ध्यान देंगे आप तो आपका यह सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है कैसे? जब बच्चा संतुष्ट अनुभव करेगा तब, बच्चे सीखने के लिए तैयार होंगे तब, या बच्चा जो सीखता है उसे दोहराए तब। कब अधिगम प्रभावशाली होगा? बताइए आप लोग, विकल्प जल्दी से दीजिए। अगर डी विकल्प आप लोग बता रहे हैं तो डी विकल्प आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। और डी विकल्प के अलावा अगर कोई विकल्प आप बता रहे हैं तो वो विकल्प आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बस थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत है। कहना क्या चाह रहा है प्रश्न? प्रश्न कहता है कि अधिगम प्रभावशाली कैसे होता है? जब बच्चा संतुष्ट अनुभव करेगा। देखो भाई, बच्चा संतुष्ट अनुभव करेगा तो इसका मतलब यह किसका संबंध हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा किससे? इसका संबंध हो जाएगा प्रभाव के नियम से। और जब बच्चा सीखने के लिए तैयार रहेगा तो यह संबंध हो जाएगा किससे? तत्परता का नियम हो जाएगा। ये कौन सा नियम हो जाएगा? तत्परता का नियम हो जाएगा। और जब बच्चा दोहराएगा तो कौन सा नियम हो जाएगा? अभ्यास का नियम हो जाएगा। तो देखो भाई, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव जब तीनों लागू होता है तो बच्चा संतुष्ट अनुभव करेगा। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जब बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, प्रभाव का नियम। बच्चा सीखने के लिए तैयार हो, तत्परता का नियम। बच्चा जो सीखे उसे दोहराए, अभ्यास का नियम। ठीक है। और ये तीनों समाहित होंगे तभी बच्चा उसका सीखना प्रभावशाली हो सकता है। 12 नंबर के सवाल में चलिए, बालकों में अधिगम। 12 नंबर का सवाल है कि बालकों में अधिगम शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है? नहीं, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा अधिगम नहीं होता है। ज्ञान को रटने से होता है? नहीं। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है? नहीं। क्रिया करके होता है? यही बात सही हो जाएगी कि बालकों में अधिगम कैसे होता है? क्रिया करके होता है। व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं कि व्यवहारवाद क्रिया करके ही सीखने को सीखना कहता है।
चलिए 13 नंबर के सवाल पर चलें। 13 नंबर के सवाल में आइए, देखिए संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। चलो इस सवाल का जवाब जो दे देगा सही, मानेंगे कि वह अध्यापक का एक पद ले लेगा। सवाल बहुत उम्दा है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखा जाता है। संकेत अधिगम आर्य गयने का सिद्धांत, सोपानिक सिद्धांत है। यह सवाल वहीं से है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। अब बताइए संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है, क्योंकि आपको याद होगा जब हम संकेत अधिगम समझाए थे सीढ़ी नुमा बना करके, तो वहां पर हमने समझाया था कि संकेत अधिगम जो आर्य गयने का है, वह आर्य गयने का संकेत अधिगम किससे संबंधित होता है? अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित होता है। पावलो के अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित होता है। तो जो पारंपरिक अनुकूलन होता है, उसी पारंपरिक अनुकूलन को ही संकेत अधिगम कहते हैं। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। 14 नंबर का सवाल आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? यह उत्तर आप लोगों को गारंटी है पता होगा कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। तो वह मनोवैज्ञानिक पियाजे है जो ये कहता है कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है, जिसमें मानता है कि बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना, ये पियाजे से संबंधित है। कथन को बहुत सीरियसली लेना। जो परीक्षा में हमारे जो क्वेश्चन में कथन शामिल हुए हैं, ये परीक्षा में संभावित होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। पिछली जितनी भी परीक्षाएं रही हैं उनका इतिहास रहा है कि जो कथन परीक्षा पेपर में मैं लेकर के आता हूं, उनमें से कथन फंसे हैं परीक्षाओं में। इसलिए सीरियस होकर के कथन पर ध्यान देना, और हर पेपर सेट में आपको कथन लेकर के आऊंगा और वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं पहले ही आपको, जब आप घबराए थे, तो मैंने आपको आश्वस्त किया था कि घबराओ नहीं। मैक्सिमम परसेंटेज हम आपके परीक्षा का अपने प्रैक्टिस सीरीज में दे देंगे। आप आराम से केवल प्रैक्टिस सीरीज को ध्यान से पढ़ते रहना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ा जाएगा। 15 नंबर के सवाल पर चलेंगे कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। कथन को हम डायरेक्ट बता देंगे। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन कौन कहता है? स्किनर कहता है कि उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है, या व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम की परिभाषा जब लिखवाए हैं तो उसमें हमने इस बात को समझाया है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है, यानी कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। वही बात है, दूसरे शब्दों में यहाँ पर रख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाएगा सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो बहुत इजी सवाल है ये। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? थांडाइक ने किया है। तो इसमें कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आसानी से इसका उत्तर निकल जाएगा कि सीखने के नियम का संबंध किससे है? थांडाइक से है। अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? जब हम सिद्धांत पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था कि सिद्धांत से ये सवाल बनेगा कि कौन व्यवहारवाद है, कौन गेस्टाल्टवाद है। ये वैसा ही एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारिक सिद्धांत है? तो प्रबलन का सिद्धांत हल का व्यवहारिक सिद्धांत है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी व्यवहारवाद से है। स्किनर का क्रिया प्रसूत भी व्यवहारवाद से है। इसलिए यहां पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा सभी। अठारह नंबर का सवाल आपके सामने है। सीखने के प्रयास व भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये थांडाइक हैं। बहुत इजी सवाल है, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सीखने के प्रयास व भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थांडाइक हैं। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत मतलब कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है।
आगे बढ़ेंगे 20 नंबर के सवाल पर कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है कौन सा है? कौन से सीखने के मॉडल से बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित किया जा सकता है, बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? सीखने के कौन से सिद्धांत से बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि सीखने के रचनावादी मॉडल से बच्चों के सृजनात्मकता को प्रेरित किया जा सकता है। यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा रचनावादी मॉडल। 21 नंबर का सवाल आपके सामने है कि कौन सा सीखना अस्थायी होता है? सुनकर सीखना अस्थायी होता है, रट कर सीखना अस्थायी होता है, समझ कर सीखना अस्थायी होता है, या देख कर सीखना अस्थायी होता है? आप सभी इसमें जवाब देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जवाब सी विकल्प का देंगे, समझकर सीखना अस्थायी होता है। बिल्कुल सही है, समझकर सीखना अस्थायी सीखना कहलाता है। यही जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर के सवाल में चलेंगे। 22 नंबर का सवाल है कि कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन सी होती है? समन्वय, यथार्थता, चालाकी या अनुकरण? कौन से कौशल की बात करता है? कोई भी कौशल उठा लीजिए, जैसे गामक कौशल। कोई भी कौशल उठाइए, जैसे गामक कौशल। गामक कौशल में दो कौशल हम सीखते हैं, चलना और बोलना। ये दो कौशल गामक कौशल में होते हैं, यानी कि भाषाई कौशल और जो गामक कौशल होता है हमारा चलने का, वो चलना और बोलना की गामक कौशल को जैसे हम सीखते हैं, तो इसकी पहली अवस्था कौन होती है? तो देखो, बोलना भी सीखते हैं हम, अनुकरण के जरिए सीखते हैं। चलना भी हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? चलना भी हम सीखते हैं तो अनुकरण के जरिए सीखते हैं। मोगली टाइप के बच्चे जो जंगलों में जानवरों के बीच रहते हैं, वो मनुष्य के जैसा नहीं चलते हैं, क्योंकि जैसा उसके परिवेश के लोग कर रहे हैं वैसा ही वो सीखेगा। तो गामक कौशलों को या किसी भी प्रकार के कौशल को सीखने में अनुकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के लिए। अनुकरण के जरिए स्किनर कहता है कि बच्चों का भाषाई विकास बहुत बेहतर होता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प एकदम से सही हो जाएगा। चलेंगे 23 नंबर के सवाल में हम लोग की क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? पावलोव था। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलोव था, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलन को किसने समझाया है? पावलोव ने समझाया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 24 नंबर के सवाल में चलेंगे। 24 नंबर का सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। अगर पूरा प्रश्न ना समझ में आए तो प्रश्न यहीं से खाली फोकस कर लो कि पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहार का विकास किया जा सकता है, इसका संबंध किससे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि इसका संबंध स्किनर से होगा, जो ये मानता है कि पुनर्बलन से व्यवहार का विकास किया जा सकता है। तो स्किनर का इसमें से कौन सा है? तो ऑपरेंट अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है? स्किनर का है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 25 नंबर के सवाल में चलेंगे। 25 नंबर का सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? इस पर फोकस करने की जरूरत है। सीखने की प्रक्रिया का विशेषता किसको नहीं माननी चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है? नहीं, ये सीखने की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर यही विकल्प सही हो जाएगा। केवल शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं होता है जहां पर सीखना होता है। तो पहली ही बात गलत है, यानी कि ये सीखने की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों विकल्प ऐसे हैं जो सीखने की विशेषता को बताते हैं। तीनों विकल्प क्या बताते हैं? तीनों विकल्प बताते हैं सीखने की विशेषता। तो जब तीनों विकल्प सीखने की विशेषता बता रहे हैं, तो एक विकल्प यही है जो सीखने की विशेषता नहीं बता रहा है, इसलिए वह विकल्प आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर के सवाल में चलें कि निम्नलिखित में से किस कथन को
निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में माना जा सकता है? कौन से कथन को सीखने के लक्षण के रूप में माना जा सकता है? कथन आपके सामने है कि कौन से कथन को सीखने का लक्षण माना जा सकता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना कहलाता है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करता है। इस सवाल का जवाब हम देखेंगे कि आप लोग इसका जवाब कौन सा देना चाहते हो। इस सवाल का जवाब हम देखेंगे आपके कमेंट में। हलवा सवाल है गुरुजी, हलवा है ही, सुपर टेट हलवा रहेगा, घबराओ नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ो बाबू। छब्बीस का ये विकल्प सही होगा भाई। जो लोग डी विकल्प बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। 26 का ए विकल्प सही होगा। सीखना व्यवहार का अध्ययन नहीं है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार का अध्ययन नहीं बल्कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो पहला विकल्प है जो सीखने की विशेषता को नहीं बताएगा, सीखने के लक्षण को नहीं बताएगा। बाकी सभी विकल्प सीखने के लक्षण को बताते हैं। ठीक है। 27 नंबर का सवाल है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, रचनावाद जो पियाजे और वाइगोत्स्की का है, रचनावाद जो पियाजे और वाइगोत्स्की का है, यह सवाल वहीं से आया है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद अनुकरण की भूमिका पर बल देता है, नहीं। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, नहीं। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, नहीं। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के भूमिका पर बल देता है। यही विकल्प सही है, जिसमें पियाजे मानता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण का निर्माण स्वयं करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर रचनावाद के अकॉर्डिंग। रचनावाद को ही निर्मितवाद या संरचनावाद कहते हैं। चलिए 28 नंबर का सवाल आपके सामने है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि पथ प्रदर्शन करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। यम के ओ की भूमिका निभानी चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर की भूमिका, तो वही अग्रोन्मुखी भूमिका हो जाएगी। 29 नंबर का सवाल आपके सामने है कि छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अधिगम कठिनाई से या पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है, या पठन कठिनाई का कौन सा लक्षण नहीं है। तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, यही पठन कठिनाई नहीं है। बाकी ये तीनों डिसलेक्सिया के लक्षण होते हैं, पठन विकार के लक्षण होते हैं। ये पठन कठिनाई है, ये सभी पठन कठिनाई से संबंधित होते हैं। ऊपर वाला एक विकल्प है जो पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है। पहला विकल्प यहाँ पर पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है, बाकी सभी पठन कठिनाई से संबंधित हैं। 30 नंबर के सवाल में सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो समर्थन किया था वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। तो प्रश्न बेहद इजी थे, प्रश्न बेहद इजी थे। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नों की जटिलता धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। अभी शुरुआत थी ये 30 क्वेश्चन, आगे हम अभी भी मिलेंगे। अभी बहुत सारे प्रश्न हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, तो आगे भी प्रश्न मिलेंगे, जटिल होंगे धीरे धीरे। पुनर्बलन आपका हुआ है, संतोषप्रद अनुभव हुआ है पढ़ने का, तो आगे भी उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही अनुभव आपको मिलता जाएगा। और आगे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, मैक्सिमम गलत हो रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से, ध्यान से बाद में पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शुभ रात्रि।